हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। हम सभी ने थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक पर डिस्कशन को स्टार्ट किया था और उसी डिस्कशन के क्रम में ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 2 वीडियो है। पिछले वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हमें उसे क्यों पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक टर्मिनोलॉजीज में हम लोगों ने सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम के डिस्कशन को किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख सकते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। तो समय को ज़्यादा न लेते हुए मैं थर्मोडायनेमिक्स के प्रॉपर्टीज का डिस्कशन इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ। तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज वे क्वांटिटीज होती हैं जो किसी इंडिविजुअल को क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं, स्पेसिफाइड करती हैं। वे कैरेक्टरिस्टिक जो सिस्टम को आइडेंटिफाइड करती हैं, सिस्टम को स्पेसिफाइड करती हैं, वो क्या होती हैं? सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए सिस्टम that are identifiable or observable by which system can be specified। मास है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, ये सभी क्या है? प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम की, उसे आइडेंटिफाइड करने में मदद करती हैं। थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर्टीज को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वे प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास से इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। इंटेंसिव मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट ऑन मास। ठीक है, तो वे प्रॉपर्टीज जो मास पर डिपेंड नहीं करती हैं वो क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती हैं, अर्थात इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के उदाहरण हैं। जैसे हम अगर टेम्परेचर को कंसीडर करें तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है? कंसीडर करिए आपके पास एक बाल्टी में हॉट वाटर है। अब हम उस हॉट वाटर में से एक मग हॉट वाटर निकाल लेते हैं। तो अगर हम मग में जो वाटर है उसके टेम्परेचर को चेक करें और उस बाल्टी के वाटर के टेम्परेचर को चेक करें तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। कहने का मतलब हमारे बाल्टी में तो पानी अधिक है, मग में वाटर की क्वांटिटी कम है, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू सेम है। कहने का मतलब टेम्परेचर हमारा मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसी तरीके से प्रेशर भी है, डेंसिटी भी है, थर्मल कंडक्टिविटी भी है। अब हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को देखेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मास पर डिपेंड करती हैं। मास है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ये सभी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज की इसी सीरीज में एक प्रॉपर्टीज होती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो हैं उन्हें मास से डिवाइड करें, यानी पर यूनिट मास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को मास से डिवाइड करें तो वो क्या हो जाएगी? मास से क्या हो जाएगी? इंडिपेंडेंट हो जाएगी। कहने का मतलब हमें क्या प्राप्त होगा? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज प्राप्त होगी। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी के उदाहरण बनती हैं। तो जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। और ये कैसे प्राप्त होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में मास का डिवाइड करने पर। जैसे अगर वॉल्यूम है, वॉल्यूम को अगर हम मास से डिवाइड करें तो वॉल्यूम पर यूनिट मास क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम एंथैल्पी को मास से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक एंथैल्पी हो जाएगी। कहने का मतलब ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्लेस इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सभी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती हैं। प्रॉपर्टीज के डिस्कशन के क्रम में एक रूल होता है गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल क्या होता है? गिब्स, अब चूंकि प्रॉपर्टीज तो कई सारी हैं लेकिन हमें गिब्स फेज रूल किसी पर्टिकुलर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए मिनिमम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के नंबर को देता है कि हमें सिस्टम को डिफाइन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी की कितनी चाहिए, उसके नंबर को कौन देता है? गिब्स फेज रूल देता है। गिब्स फेज रूल का फार्मूला यहाँ पर है। क्या फार्मूला है? एक मिनट। फार्मूला है ये F इक्वल टू n माइनस पी प्लस 2। अब इसमें तीन टर्म आई, F, N और P। F नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। N
नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट है सिस्टम का, और पी है नंबर ऑफ फेजेस, सॉलिड है लिक्विड है, माने कितनी फेजेस, माने किस फेज में वो एग्जिस्ट कर रहा है। +2। अब इस फार्मूले में +2 क्या है, तो अगर एफ की वैल्यू 0 है मीन्स हमें सिस्टम डिफाइंड करने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, लेकिन हम एज्यूम करके चलते हैं कि कम से कम हमें प्रेशर और टेम्परेचर तो चाहिए ही, इसलिए उस प्रेशर और टेम्परेचर के एजम्पशन को इस +2 में कंसीडर करके ऐड किया गया है इस फार्मूले में। तो फार्मूला गिब्स फेज रूल का क्या है, इसे आप लोग रिमाइंड कर लीजिए, F = n - p+2। ठीक है, तो अगर हम वाटर पे इसे अप्लाइड करें, मान लीजिए लिक्विड कोई ग्लास में है और वो लिक्विड क्या है, H2O है। अब वो लिक्विड फेज में है, ठीक है, तो P की वैल्यू क्या आई, P की वैल्यू क्या आई, 1 आई, और केमिकल कंपोनेंट भी 1 है H2O, तो F की वैल्यू कैसी निकलेगी, F की वैल्यू हमारी आएगी F = n - p+2। F की वैल्यू क्या आई, 1 से 1 ये चला जाएगा और आपकी 2 आई। ये दो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को देखते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें वाटर अपने तीनों फेज में एग्जिस्ट करती है, वो क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए जो टेम्परेचर की कंडीशन है वो है ये, डिग्री सेल्सियस में लें तो 0.01 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में अगर टेम्परेचर की वैल्यू लें तो 273.16 कैल्विन, फ़ारेनहाइट में 32.01 फ़ारेनहाइट, और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए प्रेशर की वैल्यू 611.697 पास्कल होती है। अब अगर हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे गिब्स फेज रूल को अप्लाई करें तो F = क्या होगा, 1 मिनट, F = हमारा क्या आएगा, n - p+2, n केमिकल कंपोनेंट वाटर 1 है, फेज कितनी आ गई, तीनों फेज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो n - 3 आ गया, 3 फेज का, +2। तो यहाँ पर हमने क्या देख रहे हैं, ये पूरा कैंसिल होकर के हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, कहने का मतलब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे F की वैल्यू 0 आई तो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए किसी प्रॉपर्टीज़ की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब सिस्टम जो है वो सेल्फ डिफाइंड होता है, इसका पीवीटी एकदम फिक्स होता है, माने प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स होती है, जो कि क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या है 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर की वैल्यू क्या है 611.697 पास्कल। अब प्रॉपर्टीज के सीरीज में हम अगली प्रॉपर्टी प्रेशर है। प्रेशर क्या होती है, जनरली अगर हम प्रेशर को समझें तो प्रेशर लिक्विड और गैसेस के टर्म में कंसिडर की जाती है। अगर लिक्विड पाइप में फ्लो कर रहा है तो फ्लो करते समय वो पाइप की दीवारों पर जो फोर्स अप्लाई करता है वो क्या होता है, प्रेशर होता है। तो प्रेशर = फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज डिफाइंड फोर्स पर यूनिट एरिया इन केसेस ऑफ फ्लूइड, इट इज जनरली द फोर्स दैट फ्लूइड exert on the wall of its container। ठीक है, तो P फोर्स पर यूनिट एरिया में क्या हो जाएगा, F/A, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो गई, प्रेशर की यूनिट हो गई। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, पास्कल क्या है, प्रेशर की SI यूनिट है। प्रेशर की अदर यूनिट में किलो पास्कल है, बार है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, PSI है, PSI का फुल फॉर्म होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, टॉर है। ठीक है, और इनकी वैल्यू कितनी कितनी होती है वो स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। तो जो किलो पास्कल होता है, 1 किलो पास्कल में 10⁻³ पास्कल, एक बार में 10⁵ पास्कल, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थोड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू, थोड़ा सा हाइड हो जा रहा है, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1.01325 × 10⁵ पास्कल, कहने का मतलब एक बार के इक्वल लगभग। 760 mm ऑफ Hg में क्या होता है, 760 टॉर होता है, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 700, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या क्या आ रही है, पहला
1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल में अगर देखें, या 760 ऑफ Hg देखें, 760 टॉर देखें। टॉर की वैल्यू क्या होती है? 133.32 पास्कल। एक टॉर 1 ऑफ Hg के बराबर होता है, जो कि 133.32 पास्कल के बराबर होता है। एक यूनिट PSI है, पाउंड पर स्क्वायर है, जनरली प्रेशर गेज वगैरह में यूज होती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.8948 इंटू 10⁻³ पास्कल। अगली प्रॉपर्टीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? किसी चीज किसी वस्तु की ठंडे या गर्माहट की माप है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, इसको हम टेम्परेचर में व्यक्त करते हैं। तो टेम्परेचर की 2-3 यूनिट हैं, डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, और उनके बीच का जो रिलेशन है उसके लिए एक फार्मूला है जो कि ये है, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज को पुटअप करके फाइंड कर सकते हैं कि कितने डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट या कितना केल्विन होता है, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में हम यहीं तक रहेंगे इस वीडियो में। आगे का डिस्कशन हम अगले वीडियो पार्ट में देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ स्टडी में हमसे जुड़े रह सकते हैं। तो थैंक यू फाइनली।